नमस्कार। आज हम डिकोड करने वाले हैं भारत के उस राज्य को जो अपने आप में किसी बड़े देश से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। आज हम सिर्फ कुछ फैक्ट्स या आंकड़े नहीं गिनेंगे, बल्कि उस विशाल स्केल और उस पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे जो इस राज्य को चलाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस महाकाय ढांचे के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले राज्य की पहचान और प्रतीक, फिर इसका भूगोल और जनसंख्या, उसके बाद प्रशासनिक ढांचा, ऐतिहासिक विरासत और आखिर में सबसे अहम इसकी अर्थव्यवस्था और राजनीति। तो चलिए सबसे पहले इसमें गोता लगाते हैं। भाग 1, राज्य की पहचान और उसके मुख्य प्रतीक। अब देखिए, यूपी के 5 मुख्य राजकीय प्रतीकों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, राइट? तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार चीट कोड है। बस इस छोटे से मंत्र को याद रखिए। बा, सा, अश, प, डॉ। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये दिमाग में एकदम छप जाएगा। चलिए देखते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या छुपा है। तो इस चीट कोड को डिकोड करते हैं। बा से है हमारा राज्य पशु बारहसिंगा, जिसके सींगों की कई शाखाएं होती हैं। सा यानी सारस क्रेन, जो राज्य पक्षी है। और इसके बारे में कमाल का फैक्ट बताऊं, ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है जो जिंदगी भर सिर्फ एक ही साथी के साथ रहता है। फिर आता है अश यानी अशोक का पेड़, जो सांस्कृतिक रूप से बहुत अहम है। प से पलाश का फूल, जिसे जंगल की आग भी कहते हैं, और मजे की बात यह है कि होली के नेचुरल रंग इसी से बनते हैं। और आखिर में डॉ यानी गंगा डॉल्फिन, जो सिर्फ राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब इन प्राकृतिक प्रतीकों से हटकर अगर राज्य के ऑफिशियल चिन्ह को देखें तो इसमें आपको 2 मछलियां और एक तीर धनुष दिखेगा। ये डिजाइन सीधा प्राचीन अवध राज्य की समृद्ध विरासत से जुड़ा है। लेकिन यहां एक बड़ा सरप्राइज है। आप सोचेंगे कि इतने विशाल राज्य का अपना कोई झंडा तो होगा ही, है ना? पर ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी पहचान होने के बावजूद यूपी का अपना कोई आधिकारिक राज्य ध्वज नहीं है। है ना काफी दिलचस्प बात? चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इस राज्य के विशाल भूगोल और इसकी भारी भरकम आबादी पर नजर डालते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका नक्शा कैसे तैयार होता है। इसका दायरा सच में बहुत बड़ा है। उत्तर में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर पश्चिम में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक, फिर दक्षिण में मध्य प्रदेश और पूर्व में बिहार। कुल मिलाकर 2,40,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका। और इस पूरे विशाल भूभाग को जीवन देती हैं गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती जैसी जीवनदायिनी नदियां, जो इस पूरे क्षेत्र की रीढ़ हैं। अब इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए पावर को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। एक तरफ है लखनऊ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल यानी प्रशासनिक राजधानी है, जहां से सरकार और नीतियां चलती हैं। और दूसरी तरफ है प्रयागराज, जो राज्य की जुडिशियल कैपिटल यानी न्यायिक राजधानी है। ये बंटवारा इस विशाल ढांचे को बहुत अच्छी तरह से संतुलित करता है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो असल में यूपी को इतना ताकतवर बनाती है, इसके लोग। ये डेटा देखिए, पूरे भारत की कुल आबादी का करीब 16 से 17% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी राज्य में है। हम यहाँ 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। अगर यूपी एक देश होता तो ये दुनिया के कई बड़े बड़े देशों को आबादी के मामले में पीछे छोड़ देता। ये जनसांख्यिकीय भार वाकई विस्मयकारी है। भाग 3, राज्य की प्रशासनिक संरचना। अब सवाल ये उठता है कि इतनी विशाल आबादी को आखिर मैनेज कैसे किया जाता है? 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को गवर्न करना कोई मजाक तो है नहीं। इसके लिए एक बेहद कसी हुई मशीनरी चाहिए, और वो मशीनरी कुछ इस तरह काम करती है। सबसे ऊपर राज्य सरकार, फिर वो बनती है मंडलों में, मंडल बंटते हैं जिलों में, जिले तहसीलों में, तहसीलें विकास खंडों यानी ब्लॉक्स में, और ये चेन खत्म होती है एकदम ग्राउंड लेवल पर, ग्राम पंचायतों पर। राजधानी लखनऊ से निकली कोई पॉलिसी एक छोटे से गांव तक कैसे पहुंचेगी, ये पूरा पदानुक्रम उसी को सुनिश्चित करता है। इन नंबर्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये सच में हैरान करने वाले हैं। पूरे राज्य में 18 मंडल हैं जिन्हें कमिश्नर संभालते हैं। फिर आते हैं 75 जिले, और यहीं कमांड आती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम के हाथ में। इसके नीचे 350 से ज्यादा तहसीलें हैं जहां एसडीएम बैठते हैं। ग्रामीण विकास के लिए 820 से ज्यादा ब्लॉक्स बनाए गए हैं। और सबसे नीचे हैं 58,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतें, जिनकी कमान ग्राम प्रधान के हाथ में होती है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड कमांड चेन है। अब ये तो हो गई गांवों की बात, लेकिन शहरों का क्या?
तो शहरों के मैनेजमेंट के लिए एक पैरेलल सिस्टम है नगर निकाय। बड़े महानगरों के लिए नगर निगम, बीच वाले शहरों के लिए नगर पालिका परिषद और छोटे कस्बों के लिए नगर पंचायतें काम करती हैं। यानी चाहे गांव हो या शहर, प्रशासन हर जगह मौजूद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत। इस राज्य की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। प्राचीन काल में ये आर्यावर्त का एक प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। अगर हम महाकाव्यों की बात करें तो अयोध्या में भगवान राम और मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि इसी राज्य में है। और सिर्फ प्राचीन काल ही क्यों, मध्यकालीन युग में मुगलों का दौर हो या फिर बाद में ब्रिटिश हुकूमत का समय, ये क्षेत्र हमेशा सत्ता, राजनीति और संस्कृति का एक बेहद अहम केंद्र बना रहा। और इसी ऐतिहासिक गहराई की वजह से यूपी आज पूरी दुनिया के टूरिस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। आगरा का ताजमहल हो या काशी, अयोध्या और मथुरा के प्राचीन घाट और मंदिर, यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। और हम प्रयागराज के कुंभ मेले को कैसे भूल सकते हैं। ये दुनिया में इंसानों का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। इसके अलावा दिवाली, होली और ईद जैसे त्योहार इस राज्य की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को और भी खूबसूरत बनाते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, भाग 5, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक महत्व। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि यहाँ की इकोनॉमी कितनी लोकल और स्पेसिफिक है। खेती तो यहाँ का आधार है ही, गेहूं, धान और गन्ने की बम्पर पैदावार होती है। लेकिन असली जादू इसके इंडस्ट्रियल हब्स में है। कानपुर को देखिए, वो चमड़े के काम के लिए फेमस है। मुरादाबाद जाएंगे तो वहाँ का पीतल का काम आपको हैरान कर देगा। और फिरोजाबाद अपने कांच के काम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। हर शहर अपनी एक अलग आर्थिक पहचान लेकर चलता है। और अब बात करते हैं इस एक खास नंबर की, 80। ये सिर्फ कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सांसद भेजता है, जो किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा है। अगर हम विशुद्ध रूप से स्ट्रक्चरल नजरिए से देखें तो संसद में इतनी बड़ी हिस्सेदारी इस राज्य को राष्ट्रीय राजनीति में एक बेजोड़ और निर्णायक ताकत देती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी का असली असर सिर्फ उसकी भारी आबादी में नहीं छिपा है। इसे सिर्फ एक जनसांख्यिकीय आंकड़े के तौर पर देखना गलत होगा। इसकी असली ताकत इसकी ऐतिहासिक जड़ें, इसकी सांस्कृतिक अहमियत और इसके बेजोड़ राजनीतिक दबदबे के कॉम्बिनेशन में है। तो अंत में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, जब आप 20 करोड़ लोगों के स्केल, उसे चलाने वाली जटिल प्रशासनिक मशीनरी और 80 राजनीतिक सीटों के पावर को एक साथ मिलाते हैं, तो वो सिर्फ एक राज्य को नहीं चलाती, बल्कि एक पूरे देश के भविष्य को कैसे निर्देशित करती है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस राज्य के असली वजन को समझने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत